नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, हम भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में आज हम पढ़ने वाले हैं महासागर। देखिए, महासागर जो है इसमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। हम जानते हैं कि यह पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, मतलब 1/3। ठीक है, मतलब 33% पर फैला हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान इसमें रखना है कि ये जो है टोटल जल मंडल जो हमारा पृथ्वी पर जल है उसका 45% भाग घेरे हुए है। ठीक है, तो ये से इससे इसको भी थोड़ा सा डाटा याद रखना है। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ है थोड़ा अंडरलाइन याद करने वाला मैंने याद लाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चूँकि सबसे बड़ा सागर है और इसमें सबसे गहरा जो है गर्त भी पाया जाता है, जैसे ये मैरियाना या चैलेंजर इसी में पाया जाता है। तो थोड़ा सा गर्त वगैरह का नाम याद रखेंगे, कोई भी लाइन गुजरता है तो उसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किस शेप त्रिभुजाकार शेप में फैला हुआ है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर 22% क्षेत्रफल पर है पूरे जलमंडल का और पृथ्वी के 1/6 भाग पे है। ठीक है, मतलब प्रशांत महासागर के 1/6, विश्व का 1/6 और प्रशांत महासागर के लगभग आधा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये थोड़ी सुनिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट महासागर इसको कहा जाता है, सबसे बिजी महासागर इसको कहा जाता है, क्योंकि ये अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, तो भीड़ भाड़ वाला भी सागर इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मध्य अटलांटिक कटक। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ये अमेरिका है, ये अमेरिका है ऐसे, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, हाँ, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ क्या है, और इधर है यूरोप और इधर है अफ्रीका। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है ना, जस्ट बीच में सेंटर में एक लाइन ऐसे क्या है, मतलब महासागर के अंदर जो एक दरार है जिससे लावा बाहर निकलता रहता है और यहाँ पे हमेशा भूकंप की घटनाएं होती रहती है। इसी को मध्य अटलांटिक घटक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको मध्य अटलांटिक घटक कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। सारा ज्वालामुखी का यहाँ पे आता है। इसको 2-3 भाग में बांटा गया है, डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार। तो ये सब ना थोड़ा सा मैप में आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैप में दिया हुआ है, इसका एक अलग से मध्य अटलांटिक कटक का वो है मैप होगा, आप उसमें देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ पढ़ लेना है इसको। ठीक है, सिर्फ मध्य अटलांटिक कटक किस महासागर में पाया जाता है ये याद रखना है। ठीक है, और ये एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, ऐसे करके है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए ये है हिंद महासागर, हमारा सागर है। इसी में एशिया महाद्वीप हमारे भारत के नीचे पाया जाता है और एशिया के दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन कौन सागर से घिरा हुआ है, कौन कौन महाद्वीप से घिरा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, देखिए हिंद महासागर 20% क्षेत्रफल है पूरे जलमंडल का और हमारे भारत के जस्ट नीचे पाया जाता है। जो जो देश हैं वो पढ़ लेना है। ठीक है, और इसमें ना कुछ सीमांत सागर भी है, मतलब कुछ द्वीप वगैरह है उसमें फंसा हुआ सागर है, तो उसको सीमांत सागर भी कहा जाता है। तो ये वाला थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, कौन कौन सा है। तो मोजाम्बिक चैनल है, अंडमान सागर है, लाल सागर है, फारस की खाड़ी, मतलब दो स्थल के बीच में फंसा हुआ अगर कोई सागर है यहाँ पे तो इसको कहा जाता है सीमांत सागर। ठीक है, मतलब दो महादेशों या दो स्थलों के सीमा के बीच में पाया जाता है, जहाँ सीमा उसका अंत हो रहा है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, मध्यवर्ती कटक, इसमें भी मध्यवर्ती कटक पाया जाता है और ये ऐसे जो हमारा इंडोनेशिया मलेशिया है उसके ऐसे शुरू होकर हिमालय के पास से ऐसे गुजरता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला कौन कौन सा देखना है मैप में, इसको देखना है, मध्यवर्ती कटक को देखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारा द्वीप वगैरह है, थोड़ा सा याद रखना। और अपना जो हिंद महासागर है इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये चूँकि हमारा है और इसमें बहुत सारा द्वीप पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा अपना देश वगैरह के बारे में, आसपास के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी आपको अच्छा रहेगा। और दूसरा प्रशांत महासागर वाला, प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत सागर में किस में, वो जो जिसमें चीन सागर पड़ता है उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। उससे क्वेश्चन पूछता है, जैसे जगोटा त्रिकोण, जगोटा त्रिकोण हो गया, उसके बाद फिर एक और ट्रायंगल बनता है उसको पूछता है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए महासागरीय तापमान कैसे बढ़ता घटता है, तो देखिए महासागर में ना तापमान ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ परिवर्तन होता है, स्थल पे, स्थल पे होता है। लेकिन महासागर में
महासागर में ना 1 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बदलता है, औसत 1 डिग्री से ऊपर नीचे होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी का विशिष्ट जो तापमान होता है, विशिष्ट जो उसका ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता होती है और ऊष्मा निकालने की क्षमता होती है, वो सबसे अच्छा होता है। तो 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं, मतलब धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। पानी का ये गुण है, तो इसलिए ज़्यादा परिवर्तन इसमें तापमान का नहीं होता है। स्थल चूँकि जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसमें तापांतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कब टेम्परेचर पाया जाएगा, अगस्त में। न्यूनतम को पाया जाएगा फरवरी में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1-2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, अटलांटिक महासागर में वो एक सागर पाया जाता है जिसका नाम है, मैं बताता हूँ कहाँ गया, हाँ, इस सारगैसो सागर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सारगैसो सागर क्या है, कुछ नहीं है, एक वनस्पति होता है, तैरते रहता है। सारगैसम नामक का एक घास है, वो तैरता रहता है, और चूँकि चारों तरफ से जहाज चलता है, जैसे देखिए होता क्या है कि वहाँ ना समुद्री धाराएं चलती है, तो ऐसे 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 धाराएं चलती है, बीच में पानी शांत रहता है, यहीं पे वो सारा वनस्पति पाया जाता है। तो इसी जो चारों तरफ धारा चलता है, बीच में जो है पार्ट यहाँ शांत रहता है, और यहीं पे एक घास उगता है, उसको सारगैसो सागर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तापमान आप पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे प्रभावित होता है। अक्षांश का भी इसमें रोल रहता है। जल जल और स्थल के वितरण में असमानता होगा तब भी उसका बदल जाएगा, ठीक है। पवन भी प्रभावित करता है। पवन से हमको पता है कि पवन जो हमारे महासागरीय धाराएं हैं उसकी दिशाओं को भी प्रभावित करता है, ठीक है। महासागरीय धाराएं, देखिए महासागरीय धाराओं में आपको क्या करना है कि आपको 3 चीज़ याद करना है, ठीक है। पहला नंबर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन कौन सा ठंडा जल धारा है, मतलब हॉट करेंट और कोल्ड करेंट, ठीक है। उसके बाद हिंद महासागर। हिंद महासागर में ज़्यादा नहीं है। हिंद महासागर में हॉट करेंट, कोल्ड करेंट, और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में जो है हॉट करेंट और कोल्ड करेंट। तो इसका दोनों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये दोनों में ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा पहले याद करेंगे, बाद में हिंद महासागर वाले करेंगे, क्योंकि हिंद महासागर में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए महासागरीय लवणता, लवण में कौन कौन सा चीज़ है, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागरीय लवण में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो सोडियम क्लोराइड की, उसके बाद मैग्नीशियम, मतलब पहले सोडियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए लवणता के स्रोत, कहाँ से लवणता आता है, तो भाई नदियाँ जो बहा के लवण लाती हैं वो समुद्र में जमा होता रहता है, इसी चलते समुद्र का पानी खारा हो जाता है, ठीक है। और समुद्र के अंदर भी जो सागर है या ज्वालामुखी है, उससे जो राख और उससे लवण प्राप्त है, उससे भी लोग को लवण प्राप्त होता है। तो पवन भी उड़ा के लाता है, तो सबसे ज़्यादा मतलब नदी से, उसके बाद पवन से, ज्वालामुखी से, ठीक है। और कैसे नियंत्रण होता है ये देखिए, जब तटीय जल के लवणता कैसे कम कर देगा, नदी का पानी मीठा होता है तो वहाँ मिलेगा तो उसका लवणता वहाँ कम हो जाएगा, तो इस प्रकार से प्रभावित होता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो जो ये वाला है ना 6 पॉइंट, इसको याद करना है, ठीक है। ये हो सकता है कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसमें पूछ देगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ लवणता कितना होता है ये लिखा गया है, मतलब ये परसेंटेज समझ लो आप। परसेंट ऐसे होता नहीं है, मतलब जैसे 1000 ग्राम में 35 ग्राम लवण पाया जाता है, इसका मतलब यही होता है। ये 1 जीरो के बाद ऑब्लिक 2 जीरो है ना, तो ये ग्राम ही होता है, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम यहाँ पाया जाएगा। भूमध्य रेखा यहाँ है, फिर यहाँ पाया, देखिए मतलब यहाँ स्टेबल है, ठीक है। तो इस टाइप से लवणता का ये वितरण दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ देखिए ये सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाया जाता है, तो वांजिल तुर्की में, उसके बाद मृत सागर में, साल्ट लेक वो यूएसए में है, कारापोज राजस्थान में भी हमारा पाया जाता है, सांबरदी। तो ये वाला थोड़ा सा याद रखेंगे, और ये किस देश में है ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मृत सागर जॉर्डन में है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समलवण रेखा आइसोलाइन, ठीक है। सम मतलब सागर में समान लवणता वाले क्षेत्रों को जो रेखा मिलाता है ना, उसी को कहता है आइसोलाइन, ठीक है। इसका डिफिनेशन याद रखना है, ठीक। अब देखिए महासागरीय धाराएं। महासागरीय धारा में मैंने बताया था कि 2 प्रकार का होता है। देखिए पहले इसका डिफिनेशन याद कीजिए, प्रवाह किसको कहते हैं, धारा किसको कहते हैं, विशाल धारा किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट करंट, मतलब सब धारा ही है, लेकिन थोड़ा सा ना अंतर है, क्या इसके, या तो चौड़ाई में अंतर होगा, मतलब जो जितना चौड़ा बहेगा उसके अनुसार कुछ इसका अलग ही होगा, उसको ड्रिफ्ट या करंट या स्ट्रीम कहेंगे, या
जो स्पीड बहेगा उसके अनुसार इसका कुछ नाम अलग होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए धारा कितना गर्म होता है, ठंडा होता है, बस दो ही प्रकार का धारा होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कैसे उत्पन्न होता है। उत्पत्ति उत्पत्ति का कारण है महासागर में या तो पृथ्वी की गति के चलते उत्पन्न होता है, पृथ्वी की गति के चलते उत्पन्न होता है, पवन के चलते उत्पन्न होता है, ठीक है। जल का तापमान बढ़ जाएगा, मान लीजिए जल यहाँ जल जो है गर्म है, ठीक है, और इधर का जल ठंडा है, ठीक है, कोल्ड है, तो पानी कभी भी गर्म से ठंडा की ओर बहेगी, तो इधर से बहने तो ये भी एक प्रकार का धारा हो जाएगा, ठीक है। घनत्व में अंदर, अगर इधर जल का घनत्व अधिक है, जैसे मान लीजिए इधर ज़्यादा डेंस घनत्व है, इधर कम घनत्व, तो कम ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की ओर पानी जो है फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अब देखिए वर्षा की मात्रा, मान लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा बारिश हो गया तो पानी यहाँ ज़्यादा होगा, तो चूँकि समुद्र का सतह बराबर हमेशा चाहता है कि बराबर हो जाए, तो इधर से पानी फ्लो होकर यहाँ पे जहाँ पानी कम है वहाँ हो जाएगा, और फिर ये सतह आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा घनत्व वाले से कम घनत्व वाले, ज़्यादा अगर वर्षा एक तरफ ज़्यादा हो रहा है तो पानी इधर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, पृथ्वी का जो गतिशीलता होता है, पृथ्वी जब घूमती है ना तो पृथ्वी का में एक कोरियालिस बल पाया जाता है, उसके चलते भी धाराओं की दिशा प्रभावित होती है, ठीक है। अब देखिए अभी एक नियम है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ घूमेगा कोई भी धारा दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, ठीक है, इस साइड, जैसे उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ेगा, इस साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ मुड़ेगा, इस साइड में, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ मुड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में दाएं तरफ मुड़ेगा, ठीक है, एक ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्या है, कोरियालिस बल कुछ नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है, उसको कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए, होता क्या है कि जब पृथ्वी घूमती है ना, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी वस्तु को जब हम घुमाते हैं तो उसके साथ साथ जो भी चिपका हुआ चीज़ है वो भी घूमता है ना, तो वैसे क्या होता है कि हो सकता है पृथ्वी की गति तेज हो, लेकिन ये जो घूम रहा हो ये वस्तु भारी हो हल्की हो तो ये पीछे छूट जाए, तो इसी कारण ये जो घूमने वाला इस पर जो बल लगता है इसे कोरियालिस बल कहना। मतलब आप एक चीज़ समझ लो, पृथ्वी के घूमने के कारण जो बल उत्पन्न होगा ना, उसके साथ साथ कोई वस्तु घूम रहा है उस पर जो प्रभाव डालेगा उसी को कहा जाता है कोरियालिस बल, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमने बताया था ना, ये इसका धारा याद करना है, हिंद महासागर का याद करना है और प्रशांत महासागर का याद करना है, ठीक है। देखिए सार्गसो सागर वही अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, मैंने बताया था कि चारों तरफ से उसका धारा बहता है, बीच में पानी चूँकि शांत रह जाता है तो उसमें एक वनस्पति हो जाता है जिसको सार्गसम कहा जाता है, और इसके सागर को सार्गसो सागर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको ठंडा और गर्म याद रखना है, ठीक है। कुछ मैंने ट्रिक ये बनाया है, आप पढ़ना, हाँ अब जीएफ नहीं, तो ये उसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, ये हाँ अब जीएफ नहीं, ये वाला ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। गर्म जो रहता है, एच से हॉट करंट होता है, ऑफ से क्या होता है, एच ए हॉट, ये ए से अटलांटिक है, ए से देखिए इसमें देखिए कोई कोई ना हम पहले पहले वाला नाम जो अल्फ़ाबेट है उसको बनाए हैं, जैसे एंटलीज हो गया, बी से कौन सा हो गया, ब्राज़ील हो गया, जी से कौन सा हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, एफ से कौन हो गया, फ्लोरिडा हो गया। तो ऐसे का मेन जो इम्पोर्टेंट वाला था वो हमने याद कर इसको ये बनाया है, ठीक है। वैसे ही आप थोड़ा सा अपना से भी कोई ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप उसको बना लीजिएगा। देखिए पी क्यू रे सूसी, पी एच क्यू रेसू सी, ऐसे करके आप भी कोई मतलब और अच्छा सा ट्रिक बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही याद कर लिया था, और चूँकि धारा का ना ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, एक आध को धारा इसमें से पूछ लेगा कि ये कौन से महासागर में पाई जाती है, गर्म ठंडा नहीं पूछेगा, कौन से महासागर में। तो नॉर्मली आप ये भी याद रखोगे ना कि लेब्राडोर और अटलांटिक में पाया जाता है, तो इससे भी काम बन जाएगा। गर्म में ठंडा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन कोशिश करना है कि थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला था आई फर, फर मतलब फाकलिंग, आई फर वाला कंबल लेबे का, मतलब जो आई आई नहीं होता, आई मतलब दादी होता है, दादी, तो दादी को बोल रहा है दादी फर वाला कंबल लेबे का, तो फर से फाकलैंड ये है। थोड़ा सा आप लोग इसका ट्रिक है मिला लीजिएगा, ठीक है। ये वाला है, ये ठंडा वाले का है, ठंडा वाले इसका, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला प्रशांत महासागर वाला है, इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा। ये गर्म वाला का है, इसको थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है।
मुझे तो बहुत शुरू में दिक्कत होता था, मुझे खुद से बनाना पड़ता था, तो मैं कैसे कैसे याद करता था। ठीक है, देखिए HMM हम होता है, देखते हैं आप लोग व्हाट्सएप में लिखते हैं हम मतलब हाँ, तो वही है ये हम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, ये M मतलब H मतलब हॉट करंट, M से मोजाम्बिक, M से ये मेडागास्कर धारा। ठीक है, क्योंकि देखिए मानसून तो हम लोग जानबे करते हैं हिंद महासागर में बहेगी नहीं तो हमारे भारत में मानसून आएगा कैसे। तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा हो, दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, ये तो दोनों इंडिया के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा है। तो ये तो हमको पता है कि इंडिया का है, मतलब हिंद महासागर का। बाकी एक दक्षिण विषुवत रेखीय धारा ये हो गया, तो ये वाला कॉमन है, हिंद महासागर में पाया जाता है और अटलांटिक में, तो इसको हम लोग नहीं याद करते हैं क्या कि दोनों में है, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी इंपॉर्टेंट कौन है, अगुलहास, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठंडा जलधारा में बस यही दो है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखिए महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या होता है। देखिए कहीं से ठंडा जलधारा गुजरेगा ना तो वहाँ पे मरुस्थल पाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, और जहाँ से गर्म जलधारा गुजरेगा तो वहाँ का मौसम गर्म हो जाएगा और वहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठंडा कहीं भी गुजरेगा तो वहाँ पे मरुस्थल होगा। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा इसका प्रभाव दिया गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये मत्स्य उद्योग पर प्रभाव है। ठीक है, क्या मदद है, देखिए जहाँ दो वो ठंडा जलधारा, मतलब ये ठंडा है, ठंडा, ठीक, और ये गर्म, दोनों मिलेगा आपस में तो यहाँ पे कोहरा टाइप का कुछ वातावरण बन जाता है। और यहीं पे ना एक वनस्पति होता है जिसको मछली खाती है, प्लैंकटन। तो प्लैंकटन यहाँ पे चूँकि पैदा हुआ गर्म ठंडी का, तो यहाँ मछली आएगी सब खाने, तो ये मत्स्य पालन का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, अब देखिए ज्वार भाटा हम लोग को पढ़ना है। ज्वार भाटा है कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है, खाली आप इसका डिफिनेशन याद रखिएगा। दीर्घ ज्वार कब आता है, लघु ज्वार कब आता है। तो दीर्घ ज्वार कब आएगा, बहुत ऊंचा, दीर्घ मतलब ज़्यादा ज्वार कब आएगा। तो देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि कोई भी पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींच रहा है पृथ्वी को। और यहीं पे चंद्रमा भी आ गया, ठीक है, ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी अपनी तरफ है। तो दो लोग जब मिल के पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ, या पृथ्वी के जो पृथ्वी पर जो अथी है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे सागर इससे चिपका हुआ है, लेकिन उसके विपरीत में जब ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चांद का गुरुत्वाकर्षण मिल के जब ये दोनों को खींचता है तब आता है दीर्घ ज्वार, ठीक है। तो दीर्घ ज्वार कब आता है, दीर्घ ज्वार मतलब क्या होता है कि नॉर्मल ऐसे पृथ्वी है और यहाँ चंद्रमा है, तो एक ही बल लगा रहा है, चंद्रमा खींच रहा है अपने आप, तो थोड़ा सा नॉर्मल ज्वार आएगा। लेकिन सूर्य भी यहीं पे आ गया, घूमते घूमते, मान लो सूर्य जैसे ये पृथ्वी घूम रहा है अपना ऐसे और चंद्रमा भी ऐसे घूम रहा है, लेकिन जब दोनों एक सीध में आ गया तो चंद्रमा भी बल लगा रहा है और सूर्य भी बल लगा रहा है, तो यहीं पर होता है दीर्घ ज्वार, ठीक है। दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है ऐसे ही करके। अब क्या होगा कि मान लो ऐसे इस सिचुएशन में ना होके अब ऐसे हो जाए कि सूर्य यहाँ पे आ जाए, पृथ्वी यहाँ पे है और चंद्रमा यहाँ पे है, तो इधर खींचने लगे, इधर खींचने, तो होगा क्या कि दोनों तरफ में से कोई खींच नहीं पाएगा, ठीक है। देखो सूर्य चूँकि क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है। चंद्रमा बहुत छोटा है लेकिन पास में है, तो इसलिए ज़्यादा प्रभावी होता है, सूर्य से ज़्यादा प्रभावी होता है इसका गुरुत्वाकर्षण। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ आपस में खींचने लगा तो कहीं नहीं जाएगा पानी, तो इसको कहा जाता है लघु ज्वार, ठीक है। इसमें लघु ज्वार होगा, ठीक है, लघु ज्वार उत्पन्न होगा। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ये फोटो दिया हुआ है, इसको साफ समझिएगा, ठीक है। तो ये दीर्घ ज्वार हो गया। अपभू, उपभू क्या होता है, जब चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होगा तो अपभू, उपभू, उप मतलब समीप होता है, चंद्रमा सबसे पास में होगा तो उपभू हो गया, ठीक है। तो उपभू में सबसे ज़्यादा ज्वार मतलब ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा, अपभू में कम ऊंचा ज्वार आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना है कि कितना घंटा पे कहाँ कहाँ आता है, 2 बार कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। अब देखिए परवाल भित्ति, ये परवाल भित्ति क्या होता है, कुछ नहीं, एक प्रकार का जीव है जो मतलब सहजीवी होता है। दो, ये शैवाल और ये एक पोलिप नाम का जीव होता है, वो दोनों मिल के क्या करता है कि समुद्र में जो पानी होता है उससे कैल्शियम लेके ये अपना खोल बनाते हैं, उसी खोल में रहते हैं
और शैवाल इनके लिए भोजन बनाता है, और ये दोनों साथ में जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये कहीं भी कोई भी मतलब पानी के नीचे या पृथ्वी पर या कहीं भी मतलब थोड़ा सा इनको जगह मिल जाए तो वहाँ पे अपना रह के ये ऐसे 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 बढ़ाते हैं, और बाद में एक द्वीप टाइप का भी बन जाता है। जैसे हमारे लक्षद्वीप जो है बड़ा सा बन जाएगा, तो लक्षद्वीप जितना भी द्वीप है परवाल द्वीप है, तो इस टाइप का बड़ा बना देते हैं, ठीक है। बाद में होता क्या है कि अगर उसमें वो जीव मर गया तो वो सतह ठोस हो गया, फिर उसमें बालू वगैरह थी भर गया, तो एक द्वीप टाइप का अच्छा सा द्वीप टाइप का बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये होता शुरू कितना है, छोटा से शुरू होता है, छोटे से शुरू होता है और बढ़ते जाता है, जिसको हम लोग मूंगा की चट्टानें कहते हैं, ठीक है। तो वही है परवाल। लेकिन अब देखिए, अब ये इनका क्या होता है कि ये फिक्स टेम्परेचर में जीते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर इधर उधर होगा तभी ये मर जाएंगे, कम टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर कम हो तभी मर जाएंगे। ज़्यादा स्वच्छ जल में भी नहीं जीवित पर रह पाते हैं, ज़्यादा नमकीन जल में भी जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इनको ना, इनका एक अपना जीने का मतलब एक निश्चित ना सब कुछ फिक्स वातावरण होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल हुआ तो ये मर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला परवाल वाला आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और परवाल का कुछ और फैक्ट भी मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा इसमें कि भारत में कौन कौन सा परवाल द्वीप है, ठीक है। भारत में परवाल से निर्मित द्वीप, परवाल द्वीप, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए ये वाला हो गया परवाल भित्ति के प्रकार, ये पढ़ लीजिए, तटीय परवाल भित्ति और उदक परवाल भित्ति। अब क्या कीजिएगा, देखिए ये बैरियर जो रीफ है ना, इसको गूगल कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, ठीक है। और इसका फ़ोटो देखना है, फ़ोटो देखना है आपको कि बैरियर रीफ कैसा दिखता है, ठीक। एटॉल कैसा दिखता है, तो एटॉल ऐसे दिखता है घोड़ा के खुर जैसा। और इसका कौन सा एग्जाम्पल है ये भी यहाँ लिखना है, ठीक है, कि विश्व में एटॉल द्वीप का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसको आप लिखिएगा, ठीक है। तो इसको भी, एटॉल को भी गूगल करना है, इसका फ़ोटो देखना है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ हो गया वायुमंडल हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन याद रखना है, सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, देखिए नाइट्रोजन सबसे अधिक है, ऑक्सीजन दूसरा नंबर, ये सब कोई जानता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चौथा नंबर पे है, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पे है और थर्ड नंबर पे ऑर्गन है, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्रम दे देगा सजाने के लिए, और उसमें अगर आप ऑर्गन को भूलते हैं तो आपका क्रम गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, ये घट दिया है नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसका प्रकार, तो ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे उसको हम लोग थोड़ा साइंस में भी पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, क्या क्या उसका फ़ायदा है, ये भी ऑक्सीजन का ये थोड़ा सा दिया हुआ है। ओजोन गैस भी होता है इसका, ये कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है या आइसोटोप है, O3 फार्मूला होता है, और पृथ्वी के सतह से 15 से 50 किलोमीटर पाया जाता है, ठीक। 15 किलोमीटर कहाँ, ध्रुव पर, और 50 किलोमीटर कहाँ, विषुवत रेखा पर, ठीक है। शायद इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब 15 से 50 तक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए परावैंगनिक किरण को रोकता है, सब कोई जानता है, लेकिन इसको क्या होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और क्लोरीन जो होता है, एक क्लोरीन 20 गो ओजोन को जो O3 को तोड़ देता है, ठीक है। सोचिए क्लोरीन कितना घातक है, अगर क्लोरीन वहाँ पहुँचता है तो एक क्लोरीन का अणु 20 गो ओजोन के अणु को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए ये सब जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन मतलब भारी गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर AC वगैरह में यूज होता है। तो उसमें से जो गैस निकलता है वो क्या करता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, या ओजोन का क्षरण करता है, ठीक। जलवाष्प भी पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, धूलकण भी पाया जाता है, ठीक है। देखिए 4% के आसपास पर, 0% 4%, लेकिन इसका जो सांद्रण होता है वो अलग अलग होता है, नीचे सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके ऊपर कम है, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, तो सांद्रण अलग अलग होता है, मतलब कहीं पाया जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा। धूलकण तो ये पाया ही जाता है, अगर धूलकण नहीं होंगे तो हमारे पृथ्वी पर वर्षा ही नहीं होगी, ठीक है। तो धूलकण भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी धूलकण जो है नाभिक के रूप में होते हैं, बीच में इनको ये सतह प्रदान करते हैं, जिससे वाष्प जो है यहीं पे संघनित होता है, ठीक है। तो इसका रहना भी बहुत पृथ्वी पर जरूरी है, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल की संरचना पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ नहीं है, कहाँ क्षोभमंडल पाया जाता है, किसमें क्या क्या है, ये थोड़ा सा मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और एक चीज़ और,
उल्का पिंड की घटनाएं किस मंडल में होती है, तो मध्य मंडल में होती है। ये सारा पढ़ना है। रेडियो कहाँ से, रेडियो किस परत में काम करता है, जैसे कहाँ रेडियो जो वेव जाता है वो किस परत से टकरा के फिर पृथ्वी पर आता है और रेडियो काम करता है, तो ये आयन मंडल में काम करता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें बहुत सारा परत होता है, ये थोड़ा सा परत के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाह्य मंडल मतलब आयन मंडल के ऊपर का मंडल को बाह्य मंडल, यहाँ सब मतलब ये अंतरिक्ष में धीरे धीरे विलीन हो जाता है और कुछ नहीं, यहाँ हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता होती है, ठीक है। और इस मंडल का इतना कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन उपग्रह जो होता है यहीं पर स्थापित होता है, ठीक है, वायुमंडल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। आज चलिए यहाँ तक हो गया और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।